स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 3,244 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इंडेक्स 76,023 की सतह पर पहुंच गया है। मजीद जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा, सरमायाकार सरगर्म है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ तो बजट के दूसरे दिन का जो दिन है, आज ही सुबह से मार्केट ने जो है इसको बेहतरीन वेलकम किया है बजट को, क्योंकि उसके जितने इबाम मौजूद थे वो इस वक्त तक अब क्लियर हो चुके हैं। मार्केट के अंदर जो टैक्स लगने जा रहा था उसको नहीं लगने के बाद हमने देखा कि मार्केट में तेज़ी आई है, और वो आज तेज़ी का ये म्यार है कि इस वक्त तक 3200 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं मार्केट में। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो इस वक्त आप बोर्ड देख सकते हैं 3,303 पॉइंट का इजाफा है और 76,000 की सतह जो है वो इस वक्त जो है इंडेक्स अबूर कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ एमडी मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक का दिन है, क्योंकि बजट को सबसे ज़्यादा वेलकम अगर किया है तो वो आज स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। क्या कहिएगा आज की हिसाब से जो आज मार्केट में तेज़ी देखी? जी देखिए, एक तो जिस तरह आपको मालूम है कि बजट से पहले मार्केट काफ़ी गिरी भी थी, और ये बजट जो है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट को भी, कि ये क्लियर है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। तो इन हालात में ये बजट जो है बोल्ड भी है और बैलेंस भी है। और स्टॉक मार्केट ने आई थिंक इसलिए भी वेलकम किया है कि पहली दफ़ा एक रियल एफर्ट हो रहा है कि सेक्टर जिस तरह रियल इस्टेट है, जिस तरह रिटेल और ट्रेडिंग है, उनको टैक्स नेट के अंदर लाने का एफर्ट हो रहा है। इसी तरह नॉन फाइलर्स को जो है पीनल टैक्स रेट्स उनके ऊपर इम्पोज हो रहे हैं। तो इससे आगे चलकर मीडियम टर्म में डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, तो जो कि इकॉनमी के लिए एसेंशियल है, क्योंकि 10% से नीचे के जीडीपी रेशो पे मुल्क जो है नहीं और आगे चल सकता। इसके साथ ठीक है, मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को जो है वो बढ़ाया गया है, मगर जिस तरह इकॉनमी स्टेबल होती है अगले 2-3 साल में, तो आई एम श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफबीआर इसको उस वक्त रिव्यू कर सकता है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट है वो एक रीजनली कंपेरेटिव रेट के ऊपर रहे। लेकिन 15% पे उसको बरकरार रखा गया। कहा जाए तो नॉन फाइलर के लिए बड़ी बुरी खबर है कि उसको 45% तक ले जाने की बात हुई। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त तक जहां मार्केट पहुंच चुकी है, मज़ीद कितना इसके अंदर अभी पोटेंशियल मौजूद है कि मार्केट मज़ीद आगे की तरफ जा सकती है? जी देखिए, जो आपने कहा नॉन फाइलर का, मैं हमेशा ये कहता हूँ आप लोगों से भी जब बात होती है कि स्टॉक मार्केट सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है हमारी इकॉनमी का, तो मेरे ख्याल में कि हार्डली कोई नॉन फाइलर होएगा जो कि इन्वेस्टर है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसका मार्केट में इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जहाँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि तो इनकरेज करना चाहिए कि हमें अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर से थोड़ी सी प्रेफरेंस देनी चाहिए, मगर एटलीस्ट इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने इक्वालिटी रखी है स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट और बाकी एसेट क्लासेस के दरमियान। तो जहाँ पर ये इशू आएगा ज़्यादा, वो फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट में आएगा जहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड नॉन फाइलर ज़्यादा हैं, तो जब उनके ऊपर पीनल टैक्स लगेगा तो हो सकता है उनको स्टॉक मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। तो क्या होप्स हैं सर इस साल के, अब माली साल के लिए क्या होप्स हैं आपको मार्केट के लिए? जो इक़दामात इस हुकूमत ने लिए हैं, ये आप मुतमईन हैं? जो आपकी जितनी भी आपने अपनी जो बजट तजावीज़ भेजी थी उसमें से कितनी तजावीज़ जो है हुकूमत ने उसको वेलकम किया, और आप समझते हैं कि आप मुतमईन हैं जो बजट पेश किया गया है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि एक बहुत मुश्किल हालात में बजट पेश हुआ है, तो आई थिंक उन कंडीशंस के मुताबिक और जो स्टेप्स लिए गए हैं वो इंशाल्लाह मुल्क की इकॉनमी को आगे लेकर जाएंगे। आई थिंक कुछ चीज़ें जो ऑब्वियस, जो कि मेरे ख्याल में होनी चाहिए, और हम वापस रिक्वेस्ट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को कि इनको बजट डिबेट में कंसिडर किया जाए कि बोनसेस के ऊपर टैक्स अभी भी लगा हुआ है। बोनस कोई पे आउट नहीं होता, वो रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाता है, तो कहीं भी नहीं होता दुनिया में ये, तो इसको रिकंसिडर होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक मार्केट जो है वो जिस तरह बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है उसी से स्टॉक मार्केट बढ़ती है। तो हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि लार्ज ग्रुप्स बने, तो इसमें जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का जो चेंज कर दिया था कोई 3-4 साल पहले, अगेन वो डिस्क्रिमिनेट करता है, और हमारे मुल्क में अच्छे बड़े ग्रुप्स जो कि रीजनली ग्लोबली कंपेरेटिव हुए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को भी वापस रिव्यू किया जाए। ठीक है, जैसे कि
के फ़ारूक एच ख़ान जो कि एमडी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तफसीलन हमें ये बताया कि बजट जो है वो नॉन फाइलर के लिए जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए काम करना जो है वो उनके लिए इतना सूदमंद नहीं रहा, और जितने भी उनका कहना यही है कि जो इसके अंदर जितने कारोबार करने वाले हजरात हैं वो डॉक्यूमेंटेड ही लोग हैं, वही उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। साथ ही इतने एवेन्यूज़ अब जो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि बजट के अंदर जिस तरीके से चीज़ों को मुश्किल किया जा रहा है तो डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, तो यकीनन स्टॉक मार्केट एक वाहिद जगह है जहाँ पे अब लगता है ऐसा ही है हमें, जिस तरह हमने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जहाँ कैपिटल गेन टैक्स का निफाज किया गया है, उसके बाद अब लोगों के लिए अब जो दूसरा एवेन्यू बनता है वो यकीनन अब इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर देखी जा रही है आने वाले दिनों के अंदर, कि इसके अंदर भी लोगों का जो है एतमाद बहाल होगा। मज़ीद अगर आज की हम बात करें तो इस वक्त 3000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स में हमको नज़र आ रहे हैं, और मार्केट जो है वो तेज़ी के साथ अपने तमाम रिकॉर्ड्स बनाते हुए अब तक, हम अगर साल की बात करें तो 1 जनवरी वो दिन था जिस दिन 2000 से ज़ायद पॉइंट्स हमने 100 इंडेक्स में देखे थे। उसके बाद से अब ये रवां साल का सबसे बेहतरीन दिन का अगर दिन का रात का पाया जाए तो वो आज का दिन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 3000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स पे हमें नज़र आ रहे हैं। और मार्केट के अंदर जो सरमायाकारों का एतमाद है उन्होंने वेलकम किया है कल आने वाले बजट, जो वफाकी बजट था। अब तक जो उसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को उन्होंने इसलिए उनका जो सबसे ज़्यादा रूमर्स चल रही थी, हमने 7 सेशंस के अंदर हमने देखा कि 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स माइनस भी हुए 100 इंडेक्स में पिछले दिनों 7 कारोबारी सेशंस के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो मुसलसल गिरावट देखी गई थी। यही वजह थी कि जब बजट अनाउंस हुआ उसके बाद मार्केट में तेज़ी है, और वो आज का दिन ऐसा है कि इसने 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स जो थे वो वापस रिकवर करने के बाद जो है वो मार्केट अब आगे की तरफ काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। आने वाले दिनों के अंदर अगर पेट्रोलियम लेवी की बात करें तो वो जैसी जैसी इसके अंदर का इजाफा होता है तो एक खदशा ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी तो उससे महंगाई की एक बेसिक जो सतह है उसको बढ़ने का चांस है। यही वो तमाम चीज़ें हैं जिसको देखते हुए जो है अब तक के जो सरमायाकार हैं उन्होंने इसको वेलकम करते हुए मार्केट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जी अयाज, आपका बहुत शुक्रिया। दूध की कीमतों से मुतल्लिक इजलास खत्म हो गया। दूध की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक फैसला ना हो सका। दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान मौजूद है। आपको बताते चले, दूध की कीमतों से मुतल्लिक इजलास खत्म हो गया। दूध की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक फैसला ना हो सका। दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान मौजूद है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि दूध की कीमतों का इजलास एक मरतबा फिर बेनतीजा ख़त्म हो गया है। इससे कबल भी दूध फरोशों का इजलास बुलाया गया था, कमिश्नर की जानिब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आज भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। बात करेंगे इस हवाले से काविश मेमन से। काविश मेमन, ये बताइएगा क्या वजूहात हैं कि पै दर पै इजलास हो रहा है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा? बिल्कुल, देखें, हर कुछ दिन बाद दूध की कीमतों के तयन से मुतालिक कमिश्नर ऑफिस में इजलास होता है, स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। अब वजूहात क्या हैं? आज भी जो इजलास हुआ जिसमें ब्यूरो ऑफ सप्लाई और डेयरी फार्मर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स की जो तंजीमें उन्होंने शिरकत की, लेकिन जो इससे कबल देखा गया कि डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने 250 रुपये की लागत की जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर कराची को हड़ताल कर दी थी। अब उसके बाद आज ये देखा गया कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई उसमें जो है एक दीवार बन गया और उन्होंने कहा कि 210 रुपये दूध की कीमत होनी चाहिए। यानी कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई का कहना है कि 10 रुपये लीटर तो इजाफा ठीक है, यानी कि अगर 50 रुपये लीटर तक इजाफा किया जाता है तो वो फिर तस्लीम नहीं किया जा सकता। और इस हवाले से जो डेयरी फार्मर्स हैं वो बजे दें कि 50 रुपये लीटर तक इजाफा किया जाए। अब कमिश्नर कराची हसन नकवी इस सिलसिले में देखने के क्या फैसला करते हैं। आज जो इजलास था वो सुबह 11:30 बजे बुलाया गया था। तमाम एसोसिएशन जिसमें रिटेलर्स भी हैं, होलसेलर्स भी है, डेयरी फार्मर्स की मुख्तलिफ एसोसिएशन भी है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई भी है, कंज्यूमर एसोसिएशन भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले भी हैं और डिप्टी कमिश्नर भी है। तमाम लोग आज इस इजलास में मौजूद थे लेकिन फैसला नहीं हो सका है। अब इस हवाले से देखना है कि आया क्या फैसला किया जाता है। कुछ देर कबल जो है वो बात भी हुई थी डेयरी फार्मर्स से, मुबशर कदीर, उनका कहना है कि किसी तौर पे भी जो है वो दूध की कीमत की रिपोर्ट जो वो 250 रुपये कमिश्नर कराची को सबमिट करवा दी है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद वो ये चाहते हैं कि किसी तरह भी दूध की कीमत में इजाफा हो जाए, यानी कि 20 रुपये भी अगर इजाफा हो जाता है तो वो इसको तस्लीम कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मुजामत करेंगे। बज़ाहिर जो उनकी गुफ्तगू से तो यही महसूस हुआ कि 200 रुपये लीटर इस वक्त कीमत है, सरकारी कीमत, और शहर में 200 रुपये लीटर, बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 210 रुपये लीटर पर भी दूध फरोख्त हो रहा है, लेकिन इंतज़ामिया सख्ती से इम्प्लीमेंट करवा रही है
कि जो सरकारी कीमत है उस पर अमल दरामद मुमकिन हो सके। जो इससे कबल कमिश्नर कराची सलीम राजपूत थे, उन्होंने 200 रुपये लीटर पर जो है वो दूध की कीमत को बरकरार भी रखा था और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई थी। हसन नकवी भी किसी तौर पर तो इस पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो जो डेयरी फार्मर्स है उनके शदीद कंसर्न सामने आ रहे हैं कि जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हुआ है, भैंस महंगी हुई है, दीगर अखराजात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दूध की कीमत में इजाफा किया जाए। तो ओवरऑल देखने का क्या फैसला होता है, क्योंकि इजलास तो खत्म हो चुका है, यहाँ से जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी जा चुके हैं। तो अलबत्ता देखना ये कि क्या आने वाले दिनों में फैसला होता है, आया दोबारा आज बुलाया जाता है रात को या कल इजलास तलब किया जाता है। तो अब देखना है कि जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई और डेयरी फार्मर्स के दरमियान जो कशीदगी है वो कब तक रहती है। इजलास खत्म होने के बाद ब्यूरो ऑफ सप्लाई और जो डेयरी फार्मर्स है उनके दरमियान शायद कोई गुफ्तगू भी हुई है। अब देखना है कि क्या किसकी जानिब से लचक का मुजाहरा किया जाता है। लगता यही है कि अगर 20-30 रुपये भी लीटर पर इजाफा कर दिया जाता है तो डेयरी फार्मर इसको तस्लीम कर लेंगे और रिटेलर्स जो है उनका तो ये मुतालबा है, वो अपने मार्जिन पर लड़ रहे हैं। पहले जो है वो 12 रुपये लीटर मार्जिन मिलता था फी लीटर पे डेयरी रिटेलर्स को, अब जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि 29 रुपये हमें मार्जिन दिया जाए। तो लगता नहीं कि इतना बड़ा मार्जिन एक्सेप्ट करेंगे कमिश्नर कराची। अगर 12 रुपये लीटर या इससे इजाफा भी किया जाता है तो वो तो अपने मार्जिन पर लड़ रहे हैं, उनको कीमतों से कोई सरोकार नहीं है, वो कहते हैं हमारा मार्जिन इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन जो डेयरी फार्मर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दूध की कीमत में इजाफा किया जाए। अलबत्ता देखना ये कि अब आया आज रात को दोबारा इजलास होता है या कल इजलास होता है, फिर उसमें हतमी फैसला मुतवक्किल होगा। जी काविश, ये बताइएगा कि अभी शहर में दूध कितने रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, साथ साथ इजलास की थोड़ी सी डिटेल्स शेयर कीजिएगा कि कितना डिमांड रखी गई दूध फरोशों की जानिब से और कमिश्नर की जानिब से कितनी ऑफ़र की गई, फिर क्या मामलात हुए कि इजलास में नतीजा रहा। आप बिल्कुल देखिए, इस वक्त तो जो दूध की कीमत की सरकारी कीमत है वो है 200 रुपये लीटर, और शहर में जैसा कि मैंने बताया कि 200 रुपये लीटर पे दूध मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भरपूर कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर शिकायत मिलती है कि आया सरकारी कीमत की खिलाफ वर्जी हो रही है, वायलेशन हो रही है, तो वहाँ पर कार्रवाई भी होती है। तो ओवरऑल ज़्यादातर देखा जाए तो 90% जो दूध है वो 200 रुपये लीटर पर मिल रहा है। बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ 210 रुपये लीटर पर दूध फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन वो चंद गिनी चुनी दुकानें हैं। लेकिन अब जो ज़्यादा जो प्रेशर आ रहा है डेयरी फार्मर्स की जानिब से वो बजे देखे 50 रुपये लीटर इजाफा किया जाए। इससे कबल भी जो इजलास होते रहे तो उसमें मामले को किसी तरीके से टाल मटोल से काम चलाया जाता रहे कि कमेटी बना दी और डेयरी फार्मर्स को बिठा दिया, रिटेलर्स को बिठा दिया, अब कमेटियाँ बनती रही, आत्मीय तौर पर फैसला नहीं हो सका है। DC मलिर और दीगर स्टेक होल्डर्स की क़यादत में कमेटी बनाई गई थी जिसको एक टास्क सौंपा गया था कि दूध की कीमत की पैदावारी लागत का जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद कमिश्नर कराची को रिपोर्ट अरसाल की जाए। तो उसमें जांच पड़ताल की है, जो डेयरी फार्मर्स जांच पड़ताल की गई है। बहुत शुक्रिया काविश, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। शर्जिल मेमन की चीनी हुकूमत और ताजरों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। चीनी हुकूमत और ताजरों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की भी पेशकश की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी हाँ, ये कराची में चीनी कौंसल जनरल हैं यान जोडुंग, इन्होंने मुलाकात की है सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन से। इस मुलाकात में पाक चीन दोस्ती के साथ साथ पाक चीन के दरमियान मुख्तलिफ सूबों के जो मंसूबे हैं उन पर भी बात हुई है। ख़ास तौर पर कराची के हवाले से कराची सर्कुलर रेलवे पर बात हुई है, ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर बात हुई है, CPEC के मंसूबों पर बात हुई है, जिसमें चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि CPEC के लिए सिंध का किरदार बहुत अहम है। CPEC चीन और पाकिस्तान के दोनों ममालिक के मफादात के मुताबिक है। इस पे शर्जिल मेमन ने जो है चीनी कौंसल जनरल को दावत दी है, पेशकश की है कि सूबा सिंध में सरमायाकारी के लिए जो मंसूबे शुरू करना चाहती है तो चीनी हुकूमत आगे बढ़े और सरमायाकारों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शर्जिल मेमन का कहना था उनको तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिस पर चीनी कौंसल जनरल ने हामी भी भरी और उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द जो है चीनी सरमायाकारों की मुलाकात करवाएंगे सिंध हुकूमत के जिम्मेदारों से। जी आजिज़, हमारे ये बताइएगा कि पंजाब में तो बड़े पैमाने पर चीन की जानिब से सरमायाकारी की गई है। हम ऑरेंज ट्रेन देखते हैं, मेट्रो बस देखते हैं। कराची में इस हवाले से कोई उनकी दिलचस्पी का इजहार किया गया चीनी काउंसिल की जानिब से इस मुलाकात में?
जी देखिए, कराची में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में चीन की सपोर्ट हासिल रही है सिंध हुकूमत को। ये जो पीपल्स बस और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक बसेस और इस तरह की बसें लाई गई हैं, और धाबे जी का एक इंडस्ट्रियल जोन है, वो सीपेक के तहत चीन की मदद से उस पर काम शुरू हो चुका है। ये जरूर सिंध में तो है। अलबत्ता अब सीपेक का जो है, ये काफी अर्से से कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है वो तातुल का शिकार है। ये माजी में सीपेक के मंसूबों में शामिल था, इस पे काम रुक गया था। सिंध हुकूमत ने कोशिश की है, हाल ही में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया है, तो उसमें ये बात भी सामने आई है कि कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा सीपैक के मंसूबों में शामिल किया जाए। सीपैक के मंसूबों में शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया कि इलेक्ट्रिक और दीगर महकमों के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम करने की तैयारी। डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ एजाज शेख कहते हैं तमाम अहम महकमों के डेस्क सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। एक ही नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में आम शहरियों के लिए क्या सहूलियात मौजूद होंगी? सेफ सिटी जराइम के साथ साथ आम शहरियों की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी है, उसके मफाद के लिए भी इस्तेमाल होगा। किस तरीके से ये सेफ सिटी काम करेगा? इस वक्त हमारे साथ डीजी सेफ सिटी मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि अवामी मफाद के लिए किस तरीके से सेफ सिटी प्रोजेक्ट काम करेगा? देखिए, सेफ सिटी जो है एक ये निज़ाम, ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर लोग सेफ हों। सिर्फ पुलिसिंग का नहीं है, ये तमाम निज़ाम का बात है। मिसाल है कि कहीं आग लग गई, अब कोई बंदे डिस्ट्रेस में है, वो फोन करेंगे, 15 पे फोन करेंगे, 15 के लोग भी हमारे पास बैठे होंगे, तो केएससी के लोग भी बैठे होंगे, 15 से फौरन पता चल गया और केएससी को बोला, उन्होंने अपनी टीम्स मूव करा दी। न सिर्फ ये, कैमरे भी जाहिर बातें लगे होंगे, हमारी रिस्पांस टीम्स की गाड़ियां भी पेट्रोलिंग कर रही होंगी। अगर कोई वो भी देखती हैं कि कहीं पे आग लग गई है, कुछ हो गया, वो बताएंगे, तो केएससी के लोग बैठे होंगे, वो मूव हो जाएंगी, फौरन केएससी की गाड़ियां मूव हो जाएंगी। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट के लोग होंगे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लोग भी बैठे होंगे, कहीं पानी की किल्लत है, पानी नहीं पहुंच रहा, वो बताएंगे 15 पे, या वैसे कहीं से इतला दे दी, हमें पता चल गया कि जी पानी का मसला है, हमने वाटर सीवरेज बोर्ड वालों को बोला, जो बैठे होंगे नुमाइंदे, वो अपनी कंसर्न अथॉरिटीज को बोलेंगे कि जी आप मूव करें, जाएं इस इलाके में। ये नया फीचर हमने इंट्रोड्यूस कराया है पैनिक बटन के नाम से। जो पोल होंगे उनके नीचे एक डब्बा टाइप का लगा होगा जिसमें एक बटनों का मिसाल है, अल्लाह न करे कोई वारदात होती है या कोई भी चीज की जरूरत भी होती है, कोई बीमार है, कोई गुजर रहा है, वो देखता है कि जब एम्बुलेंस नहीं है तो उसने वो बटन दबाया, कैमरे तो लगे होंगे, फिर हम ये कोशिश करें कि ऐसा फीचर भी हो कि कैमरे को वो नीचे खड़ा होकर बंदा बोले, कैमरे से फिर उसको आवाज भी आए, वो बोलेगा, हम सुनेंगे, फिर आवाज स्पीकर का वो कर रहे हैं कोशिश, वो भी अभी ये स्टडीज हो रही है एनआरटीसी के साथ मिलके, ताकि ये है कि जी हमने टाइम सेव करना है। ठीक हो गया। वॉइस कंप्लेन के जरिए जो है वो शहरी सेफ सिटी के अंदर अपनी कोई भी मुश्किलात बता सकेंगे, कोई वारदात भी हो रही होगी वो बता सकेंगे। डीजी सेफ सिटी का कहना है कि सिर्फ जराइम के खिलाफ तो ये लड़ेगा सेफ सिटी, लेकिन साथ साथ कराची के शहरियों के जो मसाइल हैं, छोटा सा भी अगर मसला कराची के शहरियों को होगा तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट उस शहरी के मसले में काम आएगा। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में शहरियों से मोबाइल फोन्स छीनने वाले रिक्शा गैंग का केस, पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम इस्मतुल्लाह को अदालत में पेश कर दिया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें, शहरियों से झपट्टा मार कर मोबाइल फ़ोन छीनने वाले रिक्शा गैंग का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई है। पुलिस ने रिक्शा गैंग के गिरफ्तार शुदा एक कारिंदे इस्मतुल्लाह को अदालत में पेश कर दिया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे में एक और नामजद मुलजिम है जो कि अदम गिरफ्तार है, जिसका नाम जो है वो दाऊद महमूद है। ये जो गिरफ्तार शुदा मुलजिम है इसकी निशानदही पर उसे गिरफ्तार करना है। जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को ये भी बताया कि मुलजिम के पास से 20 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए गए हैं। ये मोबाइल फ़ोन छीन कर जो इन्हें बेचा करते थे और जो चोरी के मोबाइल फ़ोन इनसे ख़रीदते थे उन्हें भी गिरफ्तार करना है। जबकि दीगर मुकदमात के मुद्दइयों से मुलजिम की शनाख्त भी करवानी है, लिहाजा रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। वाक़ई का मुकदमा जो है और मुलजिमान के खिलाफ जो मुकदमा है वो थाना मोमिनाबाद में दर्ज किया गया था। जी, ईद उल अज़हा से कबल अंदरूने मुल्क जाने वाली मुसाफिर बसों के किरायों में मनमाना इजाफा, 300 से 800 रुपये तक किराया बढ़ा दिया गया। आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर किराया सुनकर परेशान हो गए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट में।
परदेशियों के लिए घरों को वापसी मुश्किल, बसों के मुंह मांगे किराए वसूल किए जाने लगे। कराची से हैदराबाद का किराया 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए का कर दिया गया। सक्कर का किराया 1700 रुपए के बजाय 2500 रुपए वसूल किया जा रहा है। लाड़काना का किराया आज 1600 रुपए और कल से 2000 रुपए वसूल होगा। कराची से सादकाबाद का किराया 3050 रुपए, रावलपिंडी का किराया 6200 रुपए, फैसलाबाद का किराया 5900 रुपए लिया जा रहा है। लाहौर का 6000 और मुल्तान का किराया 3500 रुपए हो गया। ईद अपनों में मनाने वाले कहते हैं कुछ बस मालिकान ने किरायों में इजाफा किया है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी हुकूमत का जो भी पेट्रोल वगैरह जब बढ़ता है तो फिर इन पे भी एक प्रेशर आता है, तो इस वजह से ये है कि किरायों में भी इजाफा होता है। और जहाँ पे हम जा रहे हैं इंटीरियर सिंध डिग्री का शहर है, वहाँ पे अभी तो किराया फ़िलहाल नहीं बढ़ा है, जैसे कि कल बजट आया है तो अभी तक तो नहीं बढ़ा है, लेकिन ये है कि दूसरे जो काफ़ी मालिकान हैं उन्होंने बढ़ाया भी है। फिलहाल तो इनका इसी रेट पे चल रहा है 1300। हम वहाँ से भी आते हैं यहाँ से भी जाते हैं तो 1300 रेट फिक्स है इनका जो चल रहा है। बस मालिकान का कहना है कि गाड़ी वापसी में खाली आती है, जिसके बाइस कुछ बस अड्डों के मालिकान किरायों में इजाफा कर देते हैं। हम लोग किराया ईद के दिन भी निजियो मदीना कंपनी है, ये नहीं बढ़ाते हैं। इनका पुराना किराया आम अड्डे वाले किराया बढ़ा देते हैं, गाड़ियां वहां से खाली आती हैं, यहाँ से फुल जाती हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों का रश बढ़ जाने से बस अड्डों पर टिकट नायाब हो गए हैं। कैमरामैन इमरान इक्की के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। ईद करीब आते ही शहर की मवेशी मंडियों में रश लग गया। हसन स्क्वायर पर कायम आरजी मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरियों का कहना है कि मंडी में बकरों के मुनासिब रेट मांगे जा रहे हैं। व्यापारी कहते हैं 1 से 2000 रुपये मुनाफा रखकर बकरे फरोख्त कर देते हैं। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्बान की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए कराची वाले जो है आरजी मंडियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं हसन स्क्वायर पर मौजूद आरजी मंडी के अंदर मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर जो है वो बकरों की बड़ी खूबसूरत जो है वो इकसाम यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग रंग नस्ल के यहाँ पर बकरे मौजूद हैं। हमारे पास एक ख़रीदार भी मौजूद है जिन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है वो एक बकरा भी ख़रीदा है। उनसे जानते हैं कि मंडी की क्या सूरत हाल है। आप मुझे बताइएगा मंडी की क्या सूरत हाल है? जो मवेशी है वो कम कीमतों में मिल रहे हैं या वक्त के साथ साथ कीमतें बढ़ रही हैं? वक्त के साथ साथ काफ़ी कीमतें बढ़ रही हैं। मैं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैं घुमा हूँ, कैफ़े प्याला भी गया, मैं हसन स्क्वायर गया हूँ, मैं जौहर की मंडी भी गया हूँ। तो यहाँ पर अभी मतलब कि 2-4 दिन पहले यहाँ पर ही आया था, लेकिन यहाँ पर कम थी कंपैरेटिवली कीमतें, लेकिन अभी जब मैं आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। आप क्या समझते हैं? अगर हम व्यापारियों से बात करते हैं, कहते हैं कि पीछे से जो है वो मवेशी महंगे आ रहे हैं, चारा महंगा है, ट्रैवल कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वजूहत बताते हैं। आपकी नज़र में क्या वजह है इस महंगाई की? मतलब कि ये भी है जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनकी अपनी भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। ये अगर आप बोलेंगे डायरेक्ट 65-70 तक आएंगे, फिर उसके बाद एकदम से ये लोग आ जाएंगे 45-50 तक, तो इसका मतलब इनका भी अपना काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। तो थोड़ा सा इनको दोनों को ख्याल रखना चाहिए लोगों का, फिर उसके बाद आराम से मिल जाएगा। ख़रीदार यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना था कि कंपैरेटिवली जो है इस मंडी के अंदर थोड़ी सी कीमतें जो है वो कम हैं। और यहाँ पर जो ख़रीदार थे जिन्होंने अभी बकरा ख़रीदा भी है वो भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी कहना था कि वक्त के साथ कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन व्यापारियों की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, इनके भी अपने अखराजात हैं, तो हमें उन्हें भी ज़ेर गौर रखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कीस में 2000 से ज़ायद सुजुकियों की मदद से आलाइशें उठाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट कीस ने बड़ी ईद से मुतल्लिक प्लान तरतीब दे दिया। आमिर अब्बास के मुताबिक ताई कराटे सेंटर, इकरा यूनिवर्सिटी और इतवार बाजार पर कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे। इस हवाले से एहसन अब्बासी से मज़ीद जानेंगे। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के मौके पर ईद कुर्बान के सिलसिले में सॉलिड वेस्ट की जानिब से प्लान मुरतब कर लिया गया है, किस तरह से जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस तमाम तर ऑपरेशन को चलाया जाएगा। आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, 4 रोज़ा ऑपरेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है, अलाइशों को किस तरह से कलेक्शन करेंगे और किस तरह से उसको टिकाने लगाया जाएगा? बिल्कुल जी, हमारा प्रोग्राम पूरा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह लास्ट टाइम उससे अच्छा, उससे बेहतर होगा। यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन सब हमसे ऑनलाइन है, ऑन बोर्ड है। मेयर साहब की खुसूसी हिदायत है कि टाउन चेयरमैन यूसी को साथ लेके चलें। और जमशेद जोन जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है, इस अहमियत आमिर यहाँ 4 रोज़ होती है। बोरी कम्युनिटी और अजीज कम्युनिटी जो हमारी 4 रोज़ तक कुर्बानी जारी होती है। ठीक है, अच्छा शिकायत आती हैं, अलाइशें तो उठा ली जाती हैं, लेकिन वहाँ पे चूने का छिड़काव नहीं होता, उस हवाले से क्या इकदाम होंगे? इस दफ़ा आपको भरपूर सिस्टम दिखेगा। हमारी हर सुजुकी चूने की एक बोरी हुआ करेगी, जहाँ से वाफर कलेक्ट करेंगे वहाँ चूने का छिड़काव लाजमी होगा। और इस दफ़ा हमने खुशबू का स्प्रे का इंतजाम किया है जो मेयर साहब की खुसूसी हिदायत पे। ठीक है, अच्छा अगर शहरियों को मुश्किलात का सामना हो, वहाँ पे आपकी गाड़ी ना पहुँच पा रही हो, तो क्या तरीक़ेकार है आपसे रब्ता करने का? हमारे मरकज़ी कैंप लगे हुए 5 और हमारे व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक है, हमारी तमाम चीज़ें हमने बिल्कुल सोशल मीडिया तक रब्ता किए हुए आवाम से, वहाँ पर इतला देंगे, इंशाल्लाह हम काम करेंगे।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मवासलाती निज़ाम भी तमाम जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। टाउन चेयरमैन जो है वो राब्ते में होंगे। 3 अहम मकामात पर जो है वो मेन कलेक्शन यूनिट होंगे, जहाँ पे 2000 से ज़ायद सुजुकियाँ जो है वो गली मोहल्ले इलाकों से जो है वो अलाइशें जमा करेंगी, वहाँ पे चूने का छिड़काव करेंगी और वहाँ पे लाके जो है वो कलेक्शन यूनिट को जमा कराया जाएगा, जहाँ से भारी मशीनरी की मदद से, डंपर की मदद से जो है उस तमाम तर फुजले को जाम छाकरों मुंतकिल किया जाएगा। जी।